वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बड़ा यूनिक तरीके से आपको करवाया जाएगा। टॉपिक आपको दिख रहा है क्या है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। इंडियन पॉलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई एक क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के या स्टेट्स के कोई भी एग्जाम होंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आपकी बात की जाए, ये जो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, ये है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत के द्वारा आपको जो है पढ़ाया जा रहा है, और इसके बाहर से कुछ भी प्रेसिडेंट का कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए टॉपिक को करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको गारंटीड कुछ ना कुछ नई चीज़ें इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आएगा। एक चीज़ सबसे पहले याद रखना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फिफ्थ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मेंशन्ड है। और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 जो पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरा का पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। ठीक है, पहले सबसे पहली बात, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड है, पर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 वो जो टॉपिक आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। चलिए अब आगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के, और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल इंडिया के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताऊं, ये है हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे देश में जो सरकार है, ठीक है, लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई गई है, उसके जो हेड हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। कोई दो राय नहीं होगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट और द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे हमारे देश के सबसे पहले सिटीजन कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज़ याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खाली प्रेसिडेंट के बारे में ये मेंशन किया है कि ये फर्स्ट सिटीजन है। उसके आगे अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, सीजेआई की अगर बात की जाए, या किसी और पर्सनैलिटी की बात की जाए, उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं मेंशन किया है कि वाइस प्रेसिडेंट सेकंड नंबर पे आते हैं, या पीएम थर्ड नंबर पे आते हैं, या कोई अगर किसी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के हिसाब से आते हैं। ठीक है, रैंक में खाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बताया हुआ है कि ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ ही एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। पहली स्लाइड में आपको क्या क्या पता चला? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर जो हमारे 78 तक पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में कौन कौन पार्ट लेते हैं, या कौन कौन वोट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं। एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं। डायरेक्टली की अगर बात की जाए, डायरेक्टली जो होते हैं हमारे देश में पीएम और सीएम चुने जाते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चुने जाते हैं इनडायरेक्टली हमारे देश में। अब बात करते हैं इनके लिए वोटिंग कौन कौन करते हैं। हम जो लोग हैं ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं। आपको पता ही है, हर 5 साल के बाद क्या होता है, हम लोकसभा के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, और उसमें जो इस पार्टी की मेजॉरिटी होती है, उसी का पर्सन क्या होता है, हमारा पीएम बनता है। पर ऐसा हमारे देश में प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता है। हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं, तो हमारी जगह जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, वो कौन कौन आएंगे? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, जिनको इसमें क्या लिखा हुआ है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। फिर उसके साथ साथ स्टेट्स की अगर बात की जाए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, एमएलए, जो एमएलएस होते हैं हर स्टेट के, उधर के जो जितने भी एमएलए होंगे, जितनी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ के एमएलए हमारे इलेक्शंस में पार्ट लेंगे। और उसके साथ साथ जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो दिल्ली और पुडुचेरी है, यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी एमएलए चुने जाते हैं, तभी दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्ट लेते हैं, और उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर भी। ठीक है, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड लेकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था विद लेजिस्लेचर, तभी जम्मू कश्मीर के जो एमएलए हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। चलिए
चलिए अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेथड फॉर द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए अब बात करते हैं एक एमएलए के ऊपर कितना दायित्व होता है। जब एक एमएलए इलेक्शन में पार्ट लेता है तो वो कैसे वहाँ पर वोटिंग करता है। एक चीज़ याद रखना, जो वैल्यू होती है वोट ऑफ एमएलए की, जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी स्टेट की, ठीक है, सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये हुआ जैसे एक जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन है जैसे 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। यहाँ के टोटल एमएलए कितने हैं, 90। ये होगा 1/1000 से मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। 1 एमएलए वोट की वैल्यू कितनी होती है, 1, जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन हुई, जैसे जम्मू कश्मीर की सपोज करते हैं 1 करोड़ है, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। 90 एमएलए हमारी स्टेट में है तो क्या होगा, इंटू 1/1000, ठीक है। चलिए अब एमपीज के वोट की वैल्यू की बात करते हैं। जो हमारे एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल एमएलए। जैसे जम्मू कश्मीर के ही बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से कितने एमपी हैं, 5, ठीक है, 5 एमपीज हैं जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं एक एमपी के वोट की कितनी वैल्यू। हमारे जम्मू कश्मीर में मैंने आपको कितना बताया, 90 एमएलए थे, ठीक है, 90 एमएलए थे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 5, ठीक है। जम्मू कश्मीर से 5 एमएलए है ना पार्लियामेंट में, तो इतनी वैल्यू कितनी होगी हमारे लोकसभा के हमारे जम्मू कश्मीर के एमपी की वैल्यू होगी। चलिए अब इसके आगे सबसे ज़रूरी जो पॉइंट आता है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये बड़ा ज़रूरी है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, इनके वोटिंग का सिस्टम होता है पीआर सिस्टम, ठीक है, पीआर सिस्टम, बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये बड़ा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी बात मतलब क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए जो पीआर सिस्टम है ना, पीआर सिस्टम हमारे वर्ल्ड में 2 कंट्रीज में बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। एक आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा आता है इजराइल, ठीक है, दूसरा है इजराइल। अब बात करते हैं यहाँ से, तो हमने लिया ही होगा, यूएसए से लिया होगा हमने मोड ऑफ इलेक्शंस सिंगल पीआर सिस्टम। पर एक चीज़ याद रखना, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, ये हमारे इंडिया का स्पेशल फीचर्स है। आपको पता ही है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बैग ऑफ बोरोइंग है। हमने मैक्सिमम सोर्सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या किए हैं, बोरो किए हैं दूसरी कंट्री से। पीआर सिस्टम हमने यूएसए या इजराइल से बोरो किया है, पर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ये है हमारे इंडिया का अपना यूनिक फीचर। चलिए बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सपोज कीजिए अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका में क्या होता है, जैसे पॉपुलेशन कम है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, पीआर सिस्टम का मतलब होता है अगर 4 पार्टीज हैं, ठीक है, 4 पार्टीज हैं इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, विक्टोरियस क्या होगा, एक ही पार्टी होगी ना, एक ही पार्टी होगी, इनको क्या बन गया, यहाँ इनकी बन गई गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट बन गई। जो रिमेनिंग 3 होंगे ना, इनको भी क्या होगा, शेयर मिलेगा गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, शेयर इन गवर्नमेंट मिलेगा इनको, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। इसका मतलब ये है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उतने वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जैसे वहाँ पे हिंदूज के लिए अलग पार्टी होगी, मुस्लिम्स के लिए अलग पार्टी होगी, सिख समुदाय के लिए अलग पार्टी होगी, और क्या कहते हैं क्रिश्चियन समुदाय के लिए अलग पार्टी होगी। अब बात करते हैं विक्टोरियस कौन सी हुई, हिंदू समुदाय की पार्टी जो है विक्टोरियस हुई, उनको सरकार में मेजर शेयर मिल गया। पर जो 3 हमारे रिमेनिंग पार्टीज होंगी ना, उनको उनकी वैल्यू ऑफ वोटिंग के हिसाब से शेयर मिलेगा। जैसे 20% अगर मुस्लिम पार्टी का अगर शेयर आया तो 20% उनको शेयर गवर्नमेंट में मिला, 10% उनका आया तो 10% उनका होगा, ठीक है। पर हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट तो एक ही होंगे ना, प्रेसिडेंट एक ही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद सरकार चलाते नहीं है, उन्होंने पीएम को क्या किया हुआ है, उसके लिए अपॉइंट किया हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रखा हुआ है। चलिए बात करते हैं होता क्या ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सपोज कीजिए जैसे पहले हमने किया, 4 पर्सन जो हैं खड़े हुए हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वोटिंग हुई एक दिन और वोटिंग चारों को होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वोटिंग जो है हमेशा नीचे से काउंट की जाती है। जैसे डी पर्सन है, इसने क्या किया, कुछ वोट लिए और ये सबसे लास्ट नंबर पे था, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। इसके वोट्स जो हैं इक्वली तीनों को मिलेंगे, फिर से गिना जाएगा, सी बाहर हो गया और इसके जो इसने वोट एक्वायर किए होंगे वो दोनों को मिलेंगे, फिर से काउंटिंग की जाएगी और फाइनली क्या होगा, ए को विक्टोरियस किया जाएगा।
यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है हमेशा उनके बारे में बोला जाएगा कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, आगे हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी हमारे देश में प्रॉब्लम आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस को लेके, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको प्रॉब्लम को डिसाइड कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। खाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कंपिटेंट है जो भी हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वही हर किसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, ना ही इलेक्शन कमीशन ना ही कोई और कमीशन हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। चलिए अब आगे और बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। सबसे पहले ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सबसे ज़रूरी है ना, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तभी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूनिक फीचर क्या है, अमेरिका और प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क आता है, अमेरिका और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है। अमेरिका में एक चीज़ याद रखना, बॉर्न अमेरिकन, ठीक है, बॉर्न अमेरिकन जो है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। पर यहाँ पे एनी मेथड, अगर आप हमारे इंडिया में नागरिक किसी भी तरह से बने हैं ना, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, चाहे आप बाहर से आए हैं चाहे आप जैसे मर्जी हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। पर अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अमेरिका की धरती पर जन्म लिया है तभी आप अमेरिकन प्रेसिडेंटल इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्राइटेरिया जो है आपके लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको सिटीजन भारतीय इंडियन सिटीजन होने की आवश्यकता ज़रूर है। फिर उसके बाद 35 ईयर्स ऑफ एज जब तक आपकी नहीं होती है तब तक आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको बता दूं, हमारे इंडिया में कुछ एज क्राइटेरियाज हैं इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। सबसे पहले 35, फिर आता है 30, फिर आता है 25, फिर आता है 21। 35 ईयर्स ऑफ एज आपको चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। 30 ईयर्स ऑफ एज आपका होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपने बनना है तब आपकी 30 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए। 25 ईयर्स ऑफ एज आपका पीएम या सीएम या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए। 21 ईयर्स ऑफ एज आपका पंच और सरपंच बनने के लिए। ठीक है, ये कुछ एज क्राइटेरियाज हैं आपके लिए, और इसमें आपके कॉर्पोरेटर्स भी आएंगे। जब आप 21 साल के हो जाते हैं तब आप कॉर्पोरेटर्स के या पंच सरपंच के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जब आप 25 ईयर्स ऑफ एज के हो जाते हैं तो आप पीएम, सीएम या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जब आप 30 साल के हो जाएंगे आप राज्यसभा के इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एलिजिबल हैं, और जब आप 35 साल के होते हैं तब आप देश के सबसे बड़े कार्यभार को संभालने के लिए एलिजिबल हैं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन जो है, अगर आप लोकसभा मेंबर के इलेक्शन में खड़े होने के लिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तब भी आप हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है जैसे आप अभी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं आप, या आप एक जगह के सीएम हैं या पीएम हैं। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आप चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, उससे पहले आपको हर पोस्ट से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह आप ऐसे ऑफिस के साथ एसोसिएटेड है जहां से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे आप पीएम है, वो तो पता ही आपको, किसी कमेटी के हेड है। ठीक है, किसी कमेटी के हेड हैं, जैसे स्पोर्ट्स कमेटी होगी या कुछ भी होगी, मोहल्ला या वार्ड के प्रेसिडेंट आप। ठीक है, ये चीज़ें आपको सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आप प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट है तो आप किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं पकड़ सकते हैं। जैसे पीएम है, साइमल्टेनियस और भी डिपार्टमेंट्स के वो हेड बन सकते हैं, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो किसी और ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे आएगा, जब आपने नॉमिनेशन बननी है अपने कैंडिडेट के लिए, एक चीज़ याद रखना,
50 लोग जब तक आपके सपोर्ट में नहीं है तब तक आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए परमिशन नहीं मिल सकती है। 50 लोग आपके फेवर में है, 50 MP या MLA आपके फेवर में है, या 50 लोग आपके इलेक्टर्स या सेकेंडर्स के रूप में आपकी तरह साथ हैं, आपको कॉन्फिडेंस है इनका, तब तक आप हमारे इलेक्शंस में नहीं खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको करना पड़ता है 15,000 रुपये का, कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, पहले हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता था 2500, पर उसके बाद हमने इसको जो है 1997 के बाद बढ़ा के क्या कर दिया, 15,000 का। चलिए आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब कोई पर्सन प्रेसिडेंट के लिए चुने जाता है तो उनको राष्ट्रपति भवन की रेजिडेंट मिल जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में पूरी तरह से वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ का रेजिडेंस मिल जाता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 सालों के लिए हमारे ऑफिस को संभालते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जिस दिन वो उसकी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे उसी दिन इनको गिना जाएगा कि ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ गया। ठीक है, एक चीज़ ये, और एक चीज़ और आपको बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्राइटेरिया क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब टेन्योर खत्म होने वाला होता है ना, उससे पहले ही उनके सक्सेसर को चुन लिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जब रिटायर होना था ना, उसके पहले ही, उनके रिटायर होने से पहले ही यशोदा मुर्मू को पहले ही चुन लिया गया था। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इनकी रेजिग्नेशन किनको दी जाती है। ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, और उसके बाद अगर कभी ये अपनी प्रैक्टिस का माल फंक्शन करते हैं या माल प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं, तो उनके लिए रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, इम्पीचमेंट का। या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही खाली ऑथराइज्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए, और उस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ऑफिस को 5 सालों से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जब तक उनका नया सक्सेसर चार्ज नहीं ले लेता। जब तक नया उनका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इलेक्शन, री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से एलिजिबल हैं, पर अगर अमेरिका की बात की जाए, प्रेसिडेंट वहाँ पे खाली 2 टर्म के लिए बनते हैं, उससे ज़्यादा देर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं वो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। प्रेसिडेंट जो है खाली रिमूव कैसे किए जा सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसको कहा जाता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ और, इम्पीचमेंट चार्जेस की बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए जब वोटिंग होगी ना, उसके 14 दिन पहले का इनको एडवांस नोटिस ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप 14 दिन का एडवांस नोटिस प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, तब तक आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, इम्पीचमेंट के लिए कितना आपको परसेंटेज चाहिए, वो आता है 2/3 मेजॉरिटी। जितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के टोटल, अराउंड अगर 800 मैं लगा लेता हूँ, 800 प्लस, क्योंकि 552 कितने हैं आपके लोकसभा में हैं और 250 हैं राज्यसभा में, तो कितने हो गए, 800 ही हो गए, 802 हो गए ना आपके। ठीक है, तो ये 802 में से 2/3 मेजॉरिटी, 800 का आप कर लीजिए 2/3, जितनी भी परसेंटेज होगी इतना आपको वोटिंग वहाँ पे चाहिए, ये बन जाता है 66.6%। ठीक है, इसको कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। और एक चीज़ और, जब तक आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी रिमूव वहाँ पे नहीं माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या होता है। एक चीज़ आगे और, कोई भी प्रेसिडेंट आज तक इम्पीच नहीं किया गया है और ना ही उनके लिए कभी इनिशिएशन किया गया। अब चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस में कैसे वैकेंसी हो सकती है, जब उनका 5 सालों का टेन्योर हो जाएगा, या वो रेजिग्नेशन दे जाएंगे, या उनको ऊपर इम्पीचमेंट हो रही है, या अकस्मात या उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए
जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में वैकेंसी होगी तो उनकी जगह कौन नए प्रेसिडेंट बनेंगे, वो बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जो भी वो काम कर रहे हैं वो उस समय वहां का वहां रह जाएगा। नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे उस समय, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर एक चीज और आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 6 महीने से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। नए प्रेसिडेंट को 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा के बनवाना ही बनवाना है। ठीक है, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आपको बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता है। फिर उसके बाद एक चीज और, जब वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जब खाली होगा तो उनकी जगह कौन आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले कौन है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं है फिर उनकी जगह कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है फिर आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, कोई ना कोई तो सीनियर जज होगा ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है या सुप्रीम कोर्ट में क्या है, टोटल है 34 जजेस, जिसमें से एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय नहीं प्रेजेंट है, 33 जजेस तो है ना, तो उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया ही जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी भी खाली नहीं की जा सकती है। चलिए, जो भी वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको पे किसकी मिलेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बड़ा जरूरी टॉपिक है। आज हमने क्या की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें प्रेसिडेंट के बारे में पूछी जा सकती थी वो आपको सारी करवाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और हम उसमें क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।